गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग एस्टेट एग्जामिनेशन। सो फाइनली हरियाणा बोर्ड ने आपका एस्टेट का शेड्यूल जारी कर दिया है और आपका जो पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम है उसका शेड्यूल आया है 26 जुलाई, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास प्रिपरेशन करने के लिए 2 मंथ है। सो अब हम रेगुलर बेसिस पे एक क्लास डिस्कस किया करेंगे जो हमारे पेंडिंग चैप्टर्स हैं और जो फिजिक्स की फील्ड्स हमारी पेंडिंग है। इससे पहले कि जो हमने वीडियोस डिस्कस की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी क्लासेस अटेंड की होंगी, उन सब की आपने अच्छे से रिवीजन भी की होगी और नोट्स भी बनाए होंगे। बाकी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ मैंने ऐप पे भी डाल रखी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। और आपने अब कंसिस्टेंटली एफर्ट करने हैं फिजिक्स पे। डेली बेसिस पे आपने एटलीस्ट ना 10 न्यूमेरिकल्स का अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि 10 न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। और डेली बेसिस पे एक ना नए टॉपिक से जुड़े हुए न्यूमेरिकल करने हैं, जैसे डायमेंशन एनालिसिस हो सकता है, वेक्टर हो सकता है, प्रोजेक्टाइल। क्यों अभी आपको सिर्फ ना क्वांटिटी पे फोकस करने की जरूरत है, क्वालिटी पे फोकस करने की जरूरत है ना कि क्वांटिटी पे। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा होगा, आपने पहले काफी न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस की होगी। अब आपने जो सिलेक्टेड है, जो डायरेक्ट आप जिनको कंसेप्ट से कोरिलेट कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है। और जितने भी हमारी पीवाई के क्लासेस हैं वो टोटली उनका जो कंटेंट है आपने देखा भी होगा, वो सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, क्योंकि वो पीवाई क्या उसी पे बेस्ड है। और आप ये मान के चलो कि एग्जाम का जो लेवल है, जो फिजिक्स जिस लेवल की पूछी जा रही है, उस लेवल के अंदर ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। सो आपने उसी लेवल के, अब इसमें ना नीट एग्जाम के भी क्वेश्चन है, इवन की आईआईटी लेवल के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बाकी मैंने स्टूडेंट को सजेस्ट किया हुआ कि आप ना नीट की पीवाई क्या आप उसको परचेज कर लीजिए। लास्ट 37 ईयर के सॉल्यूशन है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है। अगर आपने एक फाइनाइट जो सिलेबस है वो कवर कर लिया, जो जैसे स्पेशली +1 की जो मैकेनिक्स है, यूनिट एंड डायमेंशन से लेके फाइनली अगर आप बात करते हो ग्रेविटेशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन तक, और 12th क्लास की अगर आपने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया, तो आप उनकी ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। अभी तक हमने ना ऑप्टिक्स की 3 क्लासेस डिस्कस किया, वो 3 की 3 क्लास रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड थी। आज का जो हमारा सेशन है वो ना वेव ऑप्टिक्स पे बेस्ड है। वेव ऑप्टिक्स में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा इंटरफेरेंस। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडे सेशन इज दिस: Which of the following sources gives best monochromatic light? इनमें से कौन सा सोर्स ना मोनोक्रोमेटिक लाइट आपको प्रोवाइड करेगा? मोनोक्रोमेटिक लाइट की सबसे पहले आपको ना प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है? हाँ जी बताइए। सिंगल वेवलेंथ, या पे आप यहां लिख सकते हो सिंगल वेवलेंथ होनी चाहिए। उसके बाद सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सोर्स के साथ जुड़ी हुई। अब देखते हैं ऑप्शन में। ऑर्डिनरी बल्ब है, उसके अंदर अब जैसे मान के चलो जो अपना नेचुरल लाइट होती है जो सन से हमें मिलती है, उसके अंदर ना 7 कलर होते हैं, तो डिफरेंट उसके अंदर वेवलेंथ और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का कॉम्बिनेशन है। ऑर्डिनरी बल्ब के अंदर भी ना कंपोजिशन वही होती है, तो ये तो कभी हो नहीं सकता मोनोक्रोमेटिक। ऐसे ही एलईडी बल्ब के अंदर भी वही प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। जब आप ना मर्करी ट्यूब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो आपको ना डिफरेंट वेवलेंथ हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आप स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू आपने जैसे ग्रेजुएशन में एक्सपेरिमेंट भी करके देखा होगा, आपको उसमें ना अलग अलग एंगल पे आपको जैसे उसमें येलो कलर भी ऑब्जर्व होता है, रेड कलर भी ऑब्जर्व होता है, तो वहां पे भी कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है। तो फाइनली लेजर हमारे पास एक ऐसा सोर्स है जो सिंगल फ्रीक्वेंसी और सिंगल वेवलेंथ के कोरस्पोंडिंग एग्जिस्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज द लेजर लाइट। नेक्स्ट वन इज द वेव फ्रंट ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स इज अननोन शेप आर।
सॉरी, डिस्टेंस सोर्स से आने वाला वेव फ्रंट किस शेप का होगा? प्लेन शेप का होगा। आपने जो वेव फ्रंट पढ़ा होगा, 3 टाइप के वेव फ्रंट आपने स्टडी किए होंगे। सबसे पहले आप बात करो, अगर आपके पास ना स्फेरिकल वेव फ्रंट है, स्फेरिकल सॉरी, जब आप ना स्फेरिकल वेव फ्रंट को डिस्कस करते हो, उसमें आप ना कैसा सोर्स कंसीडर करोगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट में एक ना पॉइंट सोर्स होगा आपके पास, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद है, अगर आप ना सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट डिस्कस करते हो, ये यहां पे ना वेव फ्रंट की ना शेप लिख रहा हूं मैं, किसकी शेप लिख रहा हूं? वेव फ्रंट की। सिलेंड्रिकल आप डिस्कस करोगे, वहां पे जो आपके पास है ना सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो कैसा होगा? वो आपके पास होगा लाइन सोर्स, लाइन की शेप में एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप एक ना रोड को डिस्कस करते हो, अगर आप उसका वेव फ्रंट स्टडी करोगे, वो कैसा वेव फ्रंट मिलेगा आपको? सिलेंड्रिकल। और फाइनली यहां पे क्या डिस्कस किया हुआ है? शेप आर नियरली। जैसे जो वेव फ्रंट होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, वो किसके लिए होगा? डिस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए एग्जिस्ट करेगा। किस सोर्स ऑफ लाइट के लिए एग्जिस्ट करेगा? डिस्टेंट सोर्स के लिए। यानी कि जब ना सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो डिस्टेंस है, उसकी वैल्यू ना काफी लार्ज है। अब जैसे जो सन की रेज है, जो अर्थ की सरफेस पे अपीयर होते हैं, वो ना पैरेलल बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में अपीयर होती हैं। क्यों? डिस्टेंट सोर्स है हमारे पास। आप यहां से उसको विजुअलाइज कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट। सबसे पहले आपको ना कोहेरेंट सोर्स का पता होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कैसे सोर्स एग्जिस्ट करते हैं? जैसे अगर आप ना कोहेरेंट की बात करते हो, जो एक कोहेरेंट शब्द है, कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट, दूसरा होता है इनकोहेरेंट। सबसे पहले आप अगर इनमें ना फेस डिफरेंस की बात करते हो, दो सोर्स ऑफ लाइट कोहेरेंट कब होंगे? अगर वो ना सेम फेस के अंदर वाइब्रेट कर रहे हो, यानी कि उनके बीच में फेस डिफरेंस कितना होना चाहिए? प्रैक्टिकली 0 होना चाहिए। दूसरा, फेस डिफरेंस कांस्टेंट भी हो सकता है। अगर मैं फेस डिफरेंस को डेल्टा फाई से एक्सप्रेस करता हूं, या तो फेस डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट, या फिर जो फेस डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 0। इनकोहेरेंट में इससे अलग सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। यहां पे जो फेस डिफरेंस है, ना तो वो कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ साथ जो फेस डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? नॉन जीरो रहना चाहिए। ना तो कांस्टेंट फेस डिफरेंस होना चाहिए, ना ही फेस डिफरेंस 0 होना चाहिए। एक ही फेस के अंदर वो पार्टिकल वो वाइब्रेट करें, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। अब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, वो भी कोहेरेंट हो सकते हैं। दूसरा, एक सिंगल सोर्स से ना दूसरा सोर्स डिराइव किया जा सकता है। जैसे ललोइड मिरर मेथड होता है, आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। एक होता है ललोइड मिरर मेथड, ललोइड्स मिरर मेथड। इसमें क्या होता है कि ना सिंगल सोर्स से आप ना उसका दूसरा कोहेरेंट सोर्स ना डिराइव करते हो, और ऐसे और भी आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। सो आपने ना जितने भी कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, आपन उनके ना एक ना लिस्ट बना लेनी है। आप उनको ना नोट कर लेना एक पेज पे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, इनकोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। क्योंकि ना चाहे पीजीटी लेवल का एग्जाम हो या टीजीटी का, अगर आपको ना दो सोर्सेज का कंपैरिजन दे दिया और ये पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से कोहेरेंट है, कौन कौन से इनकोहेरेंट है, तो आप झट से आप उसका आंसर दे पाओगे। वो तभी दे पाओगे अगर आपने उसका एक प्रॉपर डाटा मेंटेन किया हुआ है। सो ग्रेजुएशन की बुक में से और इवन की 12th क्लास की बुक में से जो भी आपको मिलता है, और बाकी आप ना सर्च भी कर सकते हो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और एक आप इसमें ये सर्च कर लेना कि किस मेथड से आप ना कोहेरेंट सोर्स डिराइव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये बताया ललोइड मिरर मेथड है, इसके अलावा और भी मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो आप उन सबको नोट डाउन कर लेना। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना बस हल्की सी स्टेटमेंट चेंज करके जैसे मैं आपको इससे ना नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूं, देखना 21 में भी आया हुआ है सेम। बस अब थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, लेकिन मेथड सेम है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए वो क्वेश्चन अभी मैं आपको करवा रहा हूं।
वो आपका होमवर्क है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तभी तो आप करोगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना, अपने हाथों से क्वेश्चन करते हो तभी आप उस पर कमांड बनेगी आपकी। जो वेव क्या दिया हुआ इसमें, वेव फ्रंट है एक लाइट बीम का, एक लाइट बीम का ना वेव फ्रंट आपको एक ना प्लेन की फॉर्म में गिवन है। जैसे देखो जो यहाँ पे ना इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी। मैंने इन क्लासेस में ना क्वेश्चन को इतना सिस्टमेटिक अरेंज किया हुआ है, जैसे आपकी ना एनसीईआरटी है या जो प्रदीप फंडामेंटल बुक पढ़ते हो, जिस पैटर्न में आपके ना चैप्टर अरेंज है और चैप्टर के अंदर फर्दर टॉपिक अरेंज है, उसी सीक्वेंस में मैंने पीवाई क्या क्लासेस करवा रखी हैं। अब चैप्टर में भी जो मैं बता रहा हूं टॉपिक, अब यहां पे वेव फ्रंट में, सॉरी पोलराइज इंटरफेरेंस के चैप्टर में जो कंजर्वेटिव ऑर्डर में आप स्टडी करते हो ना बुकलेट में, उसी पैटर्न में मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया हुआ है। एक जैसे क्वेश्चन को इकट्ठा मैंने असेंबल किया हुआ है, ताकि आपको ना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाए और आप उसको ना कनेक्ट कर पाओ कंसेप्ट से, और दूसरा आपकी ना कमांड तभी बन पाएगी उसमें। बस मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने एक तो कंसिस्टेंट रहो, रेगुलर रहो, मेहनत करते रहिए, और एक जो पीजीटी फिजिक्स एग्जाम का एक फोबिया है ना स्टूडेंट में, क्योंकि एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट का वो मैंने ऑलरेडी एक क्लास डिस्कस की हुई है स्ट्रेटेजी पे, वो भी आप देख सकते हो। और आपसे मैं दोबारा बार बार कह रहा हूं बात कि शेयर जरूर किया करो, है ना, क्योंकि टीचर को भी तभी मोटिवेशन मिलता है, टीचर और अच्छे से मेहनत तभी करता है जब स्टूडेंट की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स है। बाकी आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जितने भी स्टूडेंट कनेक्ट हैं वो विलिंगली कनेक्ट हैं, मैसेज भी आप कंटिन्यूसली करते हो कि सर नेक्स्ट क्लास आप कब अपलोड करोगे। और बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास है ना, हम ना एक लाइव सेशन डिस्कस करेंगे और एक हम इंटरेक्शन बेस्ड क्लास भी डिस्कस करेंगे। सो जो एंगल है ना एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, सबसे पहले तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप यहां पे ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, प्लेन की अगर आप ना स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे, किस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, मैं आपको ना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप इस इक्वेशन को ना कंपैरिजन कर सकते हो, ये होता है। अब आप इसको ना कंपैरिजन कर सकते हो यहां पे, हालांकि इसमें ना राइट साइड में सी लिखा हुआ है, वो एक कांस्टेंट है। चाहे आप ना यहां पे ऐसा करो कि यहां पे अगर, एक मिनट रुकना, यहां पे क्योंकि ना यहां पे भी ऑलरेडी सी लिखा हुआ है, ए एक्स बी वाई प्लस पी जेड लिख लो आप यहां पे, ताकि आपको सी में कोई कंफ्यूजन ना हो। प्लेन की ना ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, अगर आप यहां से ना कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, बी की वैल्यू भी आपको 1 मिलेगी, और फाइनली पी की वैल्यू भी क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी। एक्स एक्सिस के साथ एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बेस्ड है, एक आपने मैथ में कंसेप्ट पढ़ा होगा डायरेक्शन कोसाइंस, पढ़ा होगा ऑब्वियसली, डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे स्ट्रेट लाइन के केस में आप ना स्लोप की बात करते हो, इंटरसेप्ट की बात करते हो, ऐसे ना प्लेन के साथ जुड़ी हुई प्रॉपर्टी क्या होती है, डायरेक्शन को साइन एसोसिएटेड होते हैं प्लेन के साथ। अब डायरेक्शन को साइन वो सेट ऑफ वैल्यूज होती है, जैसे एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा, जैसे कोसाइन अल्फा, उसके बाद है कोसाइन बीटा और कोसाइन गामा, और कुछ इस तरीके के इनके बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। अगर आप इन तीनों को स्केयर करके सम कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, वो आपको ना 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। कितनी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपको 1 वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब देखना जरा एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर आप यहां पे ना कोसाइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, बताइए, शाबाश, सिंपल है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को ना डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ, अंडर रूट। डायरेक्शन कोसाइन के केस में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, मैंने आपको अभी बताया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। अब आप जब वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय, अब अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर जब आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ए की वैल्यू तो 1 है, 1 का आप कर दोगे स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू भी 1 है, उसका भी आप कर दोगे स्क्वायर, और पी की वैल्यू भी 1 है, या फिर सी की वैल्यू कहा जाए उसको, चाहे यहां पे ना पी लिख लेना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, पी स्क्वायर। सो ओवरऑल ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू
1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब आपने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है। अब कितना एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, कोसाइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एंगल मेड बाय दिस प्लेन विद द वाई एक्सिस, कोसाइन इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला पे और सेम कंसेप्ट पे बेस्ड इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क बेस्ड ऑन प्रीवियस क्वेश्चन, बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ये आपने ट्राई करना है और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना है, मैं वेट करूंगा। पहले भी 2 स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था, जो मैंने एक पहला जो क्लास हुई थी ना रे ऑप्टिक्स की, मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था, सिर्फ 2 स्टूडेंट का मैसेज आया था मेरे पास। इस बार देखते हैं कितने स्टूडेंट मैसेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टैट में ये 2 टाइम्स आया हुआ है, 16 में और 22 में। यहां पे ये मैंने जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये ना 22 वाले क्वेश्चन की लिखी हुई है, जो मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर था। जैसे 2016 में यहां पे ना पी की जगह सिर्फ एन लिखा हुआ था, चाहे पी लिखा हो चाहे एन लिखा हो, वो सिर्फ ना नंबर ऑफ वेव को रिप्रेजेंट करता है, उसका कोई अलग से मीनिंग नहीं है। देखते हैं क्या पूछा हुआ है, पी आइडेंटिकल वेव्स है या फिर एन आइडेंटिकल वेव्स है, सबकी इंटेंसिटी क्या है। अब देखना जरा, जो नंबर ऑफ वेव्स है ना, नंबर ऑफ वेव्स कितनी गिवन है, इज इक्वल टू पी। एंड अगर आप इंटेंसिटी डिस्कस करते हो, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ थर्ड इज इक्वल टू, और जो पीएथ वेव की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी किसके इक्वल है, आई के इक्वल इंटेंसिटी आपको गिवन है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट। अब अगर आप ना कोहेरेंट इंटरफेरेंस की बात करते हो, कौन से इंटरफेरेंस की बात करते हो, जो पहला इन्होंने दे रखा है कोहेरेंट इंटरफेरेंस। कोहेरेंट इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, उसका ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, देखना जरा ध्यान से। उसका आपके पास ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 प्लस एंड सो ऑन अंडर रूट IP, और इन सब का कंबाइंड करके आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए शाबाश। इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जैसे 2 आइडेंटिकल वेव हो तब आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ऐसे ही डिफरेंट वेव के केस में आप इसको लिख सकते हो। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, अब क्योंकि ना हर वेव की ना इंटेंसिटी आपस में इक्वल है, तो ये आपके पास बन जाएगा P टाइम्स, और इंटेंसिटी की वैल्यू आई है तो ये बनेगा अंडर रूट I, और इसका आपने कर देना स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करते हो तो आपको क्या आंसर मिलता है, इज इक्वल टू, ये बनेगा P स्क्वायर इंटू में इंटेंसिटी। ये तो था कोहेरेंट वेव वाला सिनेरियो। अब जो इसका ना बी पार्ट है, बी पार्ट में हमको क्या सिचुएशन रखी है, इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। वैसे इसमें ना कोसाइन भी आता है, लेकिन मैक्सिमम के केस में कोसाइन ऑफ फाई की एंगल ना 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी, है ना, क्योंकि फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा कोहेरेंस के केस में। कोस फंक्शन किस एंगल पे ना आपको 1 वैल्यू प्रोवाइड करता है, 0 डिग्री पे। अब इधर देखना, इनकोहेरेंट के केस में जब आप ना मैक्सिमम इंटेंसिटी डिस्कस करते हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी जब आप डिस्कस करते हो, वो डिस्कस करते हो सम ऑफ इंटेंसिटी। मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं आई की वैल्यू वेरी करेगी 1 से लेके P तक, बिकॉज यहां पे जो फेस डिफरेंस है ना कोसाइन फाई है, कोसाइन फाई की जो एवरेज वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वो 0 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। है तो इसमें ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेकिन आपको सम से इसको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर आप डिस्कस करते हो, सम कर दोगे, P टाइम्स ऐड करोगे, बन जाएगा I प्लस I, ये बनेगा P टाइम्स। तो P टाइम्स ऐड करोगे बन जाएगा P टाइम्स I। अब आपने इन दोनों की ना रेशियो को रिप्रेजेंट करना है। कोहेरेंस में
और इनकोहेरेंट में कोहेरेंट इंटरफेरेंस और इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस। जब आप पी स्क्वायर आई को ना पी आई से डिवाइड करोगे तो क्या फाइनली आपको आंसर मिलता है? थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। पी स्क्वायर आई की पी से जब आप रेशियो कंसीडर करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको? पी मिलेगा। यही आपको फाइंड आउट करना है। होप आपको कोहेरेंट और इनकोहेरेंट वाला केस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, तीन कोहेरेंट सोर्स है। क्या है? तीन कोहेरेंट सोर्स है इक्वल इंटेंसिटी के। तीन कोहेरेंट सोर्स आपको गिवन है इक्वल इंटेंसिटी के। मान लीजिए कुछ इस तरीके से, अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, तीन कोहेरेंट सोर्स है कुछ इस तरीके से, और इनके बीच में ऑब्वियसली आपको ना स्लिट से तो रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा इनको। और यहां पे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो पी है। तीन कोहेरेंट सोर्स है। कैसे सोर्स है? कोहेरेंट सोर्स है, तो उनके बीच में फेस डिफरेंस की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 बन जाएगी विद इक्वल इंटेंसिटी। मान लीजिए अगर आप यहां पे ना पहले की इंटेंसिटी को I1 से, दूसरे की इंटेंसिटी को I2 से, तीसरे की इंटेंसिटी से I से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको ना क्या वैल्यू गिवन है देखना जरा। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। तीनों की जो इंटेंसिटी है वो कैसे गिवन? आपको इक्वल वैल्यू गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? इक्वल वैल्यू गिवन है। उसको हमने I कंसीडर कर लिया। इसके बाद एक पी पॉइंट पे वो अराइव हो रहे हैं जहां पे ना स्क्रीन रखी हुई है। यहां पे क्या रखी हुई है? स्क्रीन रखी हुई है। इंटरफेरेंस मिनिमा को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इंटरफेरेंस मिनिमा को प्रोड्यूस कर रहे हैं जीरो इंटेंसिटी वाला, जीरो इंटेंसिटी वाला। यानी कि यहां पे अगर अपना रिजल्टेंट इंटेंसिटी कंसीडर करते हो समेशन ऑफ आई, सो ये आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है? I1 प्लस I2 प्लस I3, और ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। और इसको आप ना क्या कंसीडर कर लोगे? इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लोगे। नेक्स्ट देखना जरा, इफ एनी टू ऑफ द रे आर ब्लॉक, अगर इन दोनों में से ना दो सोर्स को आप ना ब्लॉक कर दोगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी पी पॉइंट पे I1, ये जो लिखा हुआ ना यहां पे आप ना I1 लिख लेना, I1 आएगा यहां पे। अगर सिर्फ ना एक ही सोर्स को आप ना यूज करते हो तो आपको ना, यानी कि इसमें ना जो फर्स्ट पॉइंट आपको गिवन है, if two rays are blocked, if two rays are blocked, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अगर आप यहां पे भी देखोगे, दो रे को ब्लॉक करोगे, मान लीजिए पहली दो को कर दिया, तो मैं ना उसकी इंटेंसिटी को थर्ड रे के इक्वल मान लेता हूं। और क्योंकि ना तीनों की तीनों इंटेंसिटी आपस में इक्वल है, यानी कि आई, और आई की वैल्यू इस केस में आपको क्या दे रखी है? I1 दे रखी है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाने कि सर आपने I3 भी लिख दिया और I1 भी लिख दिया। I3 तो सिर्फ थर्ड रे की इंटेंसिटी के सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि तीनों की तीनों इंटेंसिटी इक्वल है तो I के इक्वल लिख दिया। और I1 के इक्वल क्यों लिख दिया? क्योंकि जब आप सिंगल सोर्स यूज कर रहे हो, यहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू I1 है। चाहे आप ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी को यहां पे आप ना डायरेक्ट ना I1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद जो आपको ना सेकंड सिचुएशन गिवन है, सेकंड में क्या गिवन है? इफ ओनली वन ऑफ द रे इज ब्लॉक, इफ वन रे इज ब्लॉक्ड, सिर्फ एक रे को ना ब्लॉक किया जाएगा, तब क्या होएगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप सिर्फ एक रे को ना ब्लॉक करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने ना फर्स्ट वाली को ना ब्लॉक कर दिया, फर्स्ट वाली को जब आपने ब्लॉक कर दिया तो उसके बाद क्या आएगा? जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। वो किसके इक्वल हो जाएगी? I2 प्लस I3 के। ये वैल्यू हो जाना चाहिए। अब देखना जरा, मान लीजिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ना 3 में, सॉरी 2 और 3 को 1 में यूज करते हो, यूज 2 and 3 इन इक्वेशन 1। अब क्योंकि आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, इसको IR डैश से रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखना जरा क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी यहां पे, क्योंकि तीनों के तीनों की ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू 0 है। अब देखना, जो I1 था,
पहली बात तो हम लिखेंगे समेशन आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां पे आपको लिखना पड़ेगा रिजल्टेंट प्लस, और इस केस में I2 प्लस I3 के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट डैश। ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 0 है। अब जब ओवरऑल ना रिजल्टेंट 0 है, तब उनके बीच में फेस डिफरेंस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हो जाएगा। जब 180 डिग्री का फेस डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि I2 और I3 मिलके कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, I1 के इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे। कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, I1 के इक्वल प्रोड्यूस करेंगे। सो ओवरऑल मैं इसका आंसर यहां पे लिखता हूं। सो अगर आप देखो जरा ध्यान से, जो IR डैश है ना, IR डैश की वैल्यू क्या होनी चाहिए, IR के ना नेगेटिव के इक्वल होनी चाहिए। IR की वैल्यू अगर दो रे को ब्लॉक कर दोगे वो वैल्यू I1 है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में I1। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अब क्योंकि आपको ना उसके मैग्नीट्यूड के टर्म में बतानी है, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। तो सिंपल I1 आपको लिखना पड़ेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। उसको ना रिप्लेस कर दिया दूसरे मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, लेकिन उसकी ना लो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इंटेंसिटी सेम है। सोर्स को ना रिप्लेस कर दिया दूसरे सोर्स से, सेम इंटेंसिटी है, यानी कि अगर आप I2 की बात करते हो, उसकी इंटेंसिटी I1 के इक्वल मान लीजिए I, लेकिन उसकी ना फ्रीक्वेंसी कम है। अगर आप फ्रीक्वेंसी ν2 की बात करते हो, उसकी वैल्यू क्या है, ν1 के कंपैरिजन में कम है। हम दो डिफरेंट सोर्सेज की बात कर रहे हैं जिनको बारी बारी से यूज किया गया। देन अब फ्रिंज विड्थ, सबसे पहले तो आपको ना फ्रिंज विड्थ, अगर फ्रीक्वेंसी कम है उसकी, तो फ्रीक्वेंसी कम है तो आप क्या लिख सकते हो, उसकी जो सेकंड सोर्स की वेवलेंथ है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी। नाउ सबसे पहले तो आप ना β1 की वैल्यू लिखोगे। फर्स्ट केस में फ्रिंज विड्थ कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लैम्बडा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। कैपिटल D क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, और स्मॉल d क्या है, दो सोर्स के बीच का डिस्टेंस है, या फिर उसको स्लिट की विड्थ बोल सकते हो आप। तो ओवरऑल ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये ना वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बन जाएगा आपके पास λ1, अगर लिखोगे तो ये λ1। ऑल्सो अगर आप ना β2 सेकंड केस में अगर आप बात करते हो, तो ये वैल्यू बन जाएगी λ2। अब स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, और दो कोहेरेंट के स्लिट सोर्स के बीच की जो स्लिट है उसकी विड्थ भी सेम है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, λ2 के। एज λ2 इज ग्रेटर देन λ1, इसका मतलब क्या हुआ, β2 इज ग्रेटर देन β1। β2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, β1 से ज्यादा हो जाएगी, तो यानी कि फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि फ्रिंज विड्थ वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो दूसरी बार हमने सोर्स यूज किया उसकी कम फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। यंग्स डबल स्लिट का ही एक्सपेरिमेंट है। एंगुलर विड्थ फ्रिंज की जो स्क्रीन पे ऑब्जर्व होती है, यानी कि आपको ना थीटा की वैल्यू दे दिया, थीटा की वैल्यू आपको दे दी है 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री को आप ना रेडियन में कन्वर्ट करते हो तो कैसे आप इसको लिख सकते हो, पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। सो ये बन जाएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ये आपके पास एंगल आ जाएगा रेडियन में। फर्दर आपको वेवलेंथ भी गिवन है। क्या वैल्यू गिवन है वेवलेंथ की आपको, 5000 ओंगस्ट्रोम। 5 इंटू 1000 के नाम का 10⁻³ लगा लो, ओंगस्ट्रोम के नाम का 10⁻⁻10 मीटर लगा लीजिए। स्टिल इज इक्वल टू वेवलेंथ की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये आपके पास है ना वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखना जरा ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज, दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब डिस्टेंस का आपके पास है ना ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है आपके पास डिस्टेंस का, वेवलेंथ को आपने ना इस एंगल से डिवाइड करना है। अब ये कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया, अब देखना जरा। एज
अगर आप ना फ्रिंज विड्थ की बात करते हो बीटा की, तो उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। एक तो आपके पास ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद आपके पास ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्मूला के अंदर ना सिर्फ ना थीटा इन्वॉल्व नहीं है। अब थीटा के केस में जब आपको ना फॉर्मूला इवेल्युएट करना हो, थीटा के केस में क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, सॉरी बीटा का फॉर्मूला एंगल की टर्म में क्या एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वो होता है कैपिटल डी डिवाइडेड बाय, और यहां पे आप क्या वैल्यू लिखोगे, यहां पे आप क्या वैल्यू लिख दोगे, फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आपके पास आया है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा थीटा। अब जब आपने इन दोनों फॉर्मूला को ना कंपैरिजन करते हो, बीटा के दोनों फॉर्मूला को कंपैरिजन करते हो, तब आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, इसका मतलब क्या हुआ, डी और थीटा को जब मल्टीप्लाई करते हो क्या वैल्यू मिलती है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इसका मतलब है स्मॉल डी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा। स्मॉल डी की आपको क्या वैल्यू मिलती है, लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा। अब इसके बाद अगर आप फर्दर प्रोसीड करते हो और आपको ना स्मॉल डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू यूज कर लो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻7 से डिवाइडेड बाय एंगल से, एंगल आपको दे रखा पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इसको जब आप ना फर्दर सोलो करते हो, फर्दर करना इसको सोलो, शाबाश। फर्दर जब आप इसको ना सोलो करोगे आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 से, और उसको ना पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई किया हुआ है 10⁻⁻7 से, स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ओवरऑल आप इसको जब सोल्व करोगे ना 9 डिवाइडेड बाय पाई आ जाएगा आपके पास। ये देखो जरा 9 डिवाइडेड बाय पाई, यहां पे ना 900 बन जाएगा, और 10 की पावर आपको दे रखी है ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा आपके पास 10⁻⁻5, क्या बनेगा 10⁻⁻5 मीटर, जब आप इसको फर्दर सोल्व करते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, हमने सिंपली ना फ्रिंज विड्थ के ना दोनों फॉर्मूले को आपस में कंपैरिजन करके स्लिट की विड्थ की वैल्यू फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा हुआ है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें ना व्हाइट लाइट को एक सोर्स की तरह यूज किया हुआ है, विद व्हाइट लाइट, और आपको ना स्क्रीन पे ए व्हाइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन कीप्ड बिहाइंड द स्लिट, व्हेन द स्क्रीन इज मूव अवे हॉरिजॉन्टली बाय, देन विद दिस व्हाइट फ्रिंज इज, फ्रिंज कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी, फ्रिंज कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होगी। इसका रीजन क्या है, ऑन मूविंग द स्क्रीन, द मैक्सिमा ऑफ वन वेव is fall on the maxima of second wave. Similarly for minima, hence the location of fringes does not affected by moving screen. होप आपको ये समझ में आया होगा। सिंपल कहने का मतलब है जो कोहेरेंस होगा, मैक्सिमा पे मैक्सिमा फॉल करेगा, मिनिमा पे मिनिमा फॉल करेगा, वो स्क्रीन और सोर्स के बीच के डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, डज नॉट मूव एट ऑल।
नेक्स्ट वन इज, अगर व्हाइट लाइट को यूज किया जाए मोनोक्रोमेटिक सोर्स की जगह, तब जो सेंट्रल फ्रिंज कैसी बनेगी, वो कैसी बनेगी, व्हाइट बनेगी। कैसी बनेगी, व्हाइट बनेगी। एट सेंट्रल फ्रिंज पोजीशन द कोहेरेंट इंटरफेरेंस takes place with maximum intensity on the other hand the other fringes are colored due to फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस की वजह से जो बाकी, या वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से जो बाकी फ्रिंजेस होंगी वो कलर्ड होंगी, लेकिन सेंट्रल फ्रिंज क्या रहेगी, हमेशा व्हाइट रहेगी, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कोहेरेंट इंटरफेरेंस हो रहा है। नेक्स्ट वन इज, दो कोहेरेंट लाइट बीम है, उनकी इंटेंसिटी आपको गिवन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। I1 की वैल्यू कितनी गिवन है, I2, और फिर I2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 टाइम्स I। प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द फेस डिफरेंस इज 2 पाई। अब आपको ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पे जहां पे ना फेस डिफरेंस की वैल्यू कितनी एग्जिस्ट कर रही है, 2 पाई एग्जिस्ट कर रही है। अब देखना जरा ध्यान से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2 कोसाइन ऑफ फाई। इसको लिखने का एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप ना अंडर रूट I1 को कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट I1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। फर्दर जब आप इसको लिखोगे, इसका मतलब जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा, I1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी I2 की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो ये वैल्यू आपके पास बन जाती है 4 टाइम्स I प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर I1 इंटू I2, ये बन जाएगा 4I स्क्वायर, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कोसाइन ऑफ 2 पाई। एंगल कितना दे रखा आपको, 2 पाई दे रखा है। कोसाइन 2 पाई की वैल्यू 1 बन जाएगी, बिकॉज कोसाइन 2 पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करते हो, ये बन जाएगा आपके पास 5 टाइम्स I प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ट्वाइस ऑफ I से, 5 और 4 ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सिंगल सोर्स, 9 टाइम्स ऑफ द इंटेंसिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए जब आप ना कोहेरेंट इंटरफेरेंस का केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आइए देखते हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपको दे रखी है बीटा। फ्रिंज विड्थ की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, बीटा। एंड द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज I नोट। फ्रिंज विड्थ की वैल्यू है बीटा, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और इंटेंसिटी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, I नोट, वो आपको गिवन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से x डिस्टेंस दूर आपको ना इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहां पे तो आप हमको ना डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी कुछ इस तरीके से, जब आप इसका ना डायग्राम ड्रॉ करते हो। एक सोर्स आप ना यहां पे यूज करते हो, आप इसको ना S1 से रिप्रेजेंट करते हो, दूसरा सोर्स आप यहां पे यूज करते हो, और जो इनका ना स्लिट है यहां पे सेंट्रल में, जो सेंट्रल पॉइंट है वहां पे क्या अपीयर होएगा, सेंट्रल मैक्सिमा अपीयर होएगा। क्या अपीयर होएगा, सेंट्रल मैक्सिमा। ये मैक्सिमा अपीयर होएगा यहां पे, ये क्या है, मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है एक तरीके से।
अब सेंट्रल मैक्सिमा से ना वर्टिकली x अमाउंट का डिस्टेंस कंसीडर कर लो और p पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, ये x है, यहां पे पॉइंट p है। यहां पे आपको ना इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस है कैपिटल D और यहां पे जो स्लिट की विड्थ है उसकी वैल्यू है स्मॉल d। अब देखना जरा, जो I है ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे, जो कि ना x डिस्टेंस दूर है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में ना क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है? कोसाइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फाई यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर आपको ना फेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहां पे, अब फेज की वैल्यू आप ना फाइंड आउट कैसे करोगे? फेज की वैल्यू किसके इक्वल होती है? ये बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा और इनटू में यहां पे आपको लिखना पड़ेगा पाथ डिफरेंस। क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पे? शाबाश, पाथ डिफरेंस स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, फेस डिफरेंस की वैल्यू को जब आप सोल्व करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। और पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बताना शाबाश? वेवलेंथ के टर्म्स में, सोर्स और स्क्रीन के डिस्टेंस के टर्म्स में और स्लिट की विड्थ के टर्म्स में क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है बताना शाबाश? ये एग्जिस्ट करता है लैम्डा स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है पाथ डिफरेंस का। इसका मतलब क्या हुआ? जो फेस डिफरेंस है उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई। अब देखना जरा स्मॉल d की वैल्यू, स्मॉल d किसको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा एक मिनट, यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये तो डेल्टा x है ना, ठीक है, ये ना फेस डिफरेंस ही है। यहां पे स्मॉल d नहीं आएगा, यहां पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी ये वाला डिस्टेंस x। क्या वैल्यू आएगी? x की। तो यहां पे ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो? 2 पाई x डिवाइडेड बाय कैपिटल D। क्या लिख पाओगे आप यहां पे? 2 पाई x डिवाइडेड बाय कैपिटल D। 5 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो, 5 डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू देखना जरा, तो वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक मिनट, यहां पे आपको ना स्मॉल d भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको यहां पे? स्मॉल d की वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी एट ए डिस्टेंस x। 5/2 की वैल्यू जब आप ना कंसीडर करते हो, यहां पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आपको ना स्मॉल d यूज करना है। 5/2 की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे क्या वैल्यू मिलती है? पाई x स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D स्टिल इज इक्वल टू। अब इसको जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो, फर्दर जब आप इसको सोल्व करोगे, आपके पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू है ना, पाथ डिफरेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है? अगर आप ध्यान से देखो जरा इसको, पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है आपके पास? एक मिनट, यहां से ना लैम्डा की वैल्यू को हटा दो आप, लैम्डा की वैल्यू को तो हटा दो यहां से और फाई की नई वैल्यू लिखो जरा यहां पे। ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई x स्मॉल d और लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मैं इसको अलग से पेयर बना के लिख देता हूं, d डिवाइडेड बाय लैम्डा और कैपिटल D। ये वैल्यू बनती है फ्रिंज विड्थ की, तो ये बन जाएगा 2 पाई x डिवाइडेड बाय बीटा। 5/2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो आपको वो वैल्यू कितनी मिलती है? पाई स्मॉल x डिवाइडेड बाय बीटा। और फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में p पॉइंट पे इंटेंसिटी जो x डिस्टेंस दूर है इज इक्वल टू, ये वैल्यू बनेगी आपके पास आई नोट कोसाइन स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 5/2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? पाई x डिवाइडेड बाय बीटा।
पाई एक्स डिवाइडेड बाई बीटा, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, पाई एक्स डिवाइडेड बाई बीटा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, दो कोहेरेंट वेव है, उनके बीच में जो स्लाइटली फेस डिफरेंस है, इंटेंसिटी में डिफरेंस है, यानी कि I1 की अगर बात करते हो I1 की वैल्यू I है, और I2 की अगर आप बात करते हो I2 की वैल्यू कितनी है I प्लस डेल्टा I, इंटेंसिटी में स्लाइटली डिफरेंट है। अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमा की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो आपको कितनी गिवन है 4 गिवन है। द इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा विल बी, अब आपको ना मिनिमा की इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको मिनिमा की? अब देखना जरा, जब आप ना मिनिमा की इंटेंसिटी फाइंड आउट करोगे, मिनिमा की इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बनेगा I1 प्लस ये बनेगा I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर I1 I2, और यहां पे आप लिखते हो कोसाइन ऑफ फाई फॉर मिनिमा कोसाइन फाई मस्ट बी मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू कितनी एग्जिस्ट करती है -1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमा की इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी I1। अब पहले मैंने इसको I1 और I2 के टर्म्स में ही लिखता हूं, प्लस I2 प्लस माइनस पुट करोगे बनेगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट, ये बनेगा I1 और I2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, IM मिनिमा की इंटेंसिटी, I1 की इंटेंसिटी कितनी है I प्लस I2 की इंटेंसिटी कितनी है I प्लस डेल्टा I, माइनस में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर I1 यानी कि I, और इसको मल्टीप्लाई कर दो I2 से, ये बनेगा I प्लस डेल्टा I। ये वैल्यू अभी तक हमको मिल चुकी है। अगेन फर्दर अगर आप ना प्रोसीड करते हो, I मिनिमा की वैल्यू को मैं दोबारा लिखता हूं, I1 की वैल्यू I थी, I2 की वैल्यू क्या थी I प्लस डेल्टा I, माइनस में ट्वाइस ऑफ अंडर रूट के अंदर I इंटू ब्रैकेट में I प्लस डेल्टा I, ये वैल्यू थी। अब आपने ये वैल्यू इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, स्टिल इज इक्वल टू, अब ये बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ I प्लस डेल्टा I माइनस में ट्वाइस ऑफ, यहां से अगर आप ना आई स्क्वायर कॉमन ले लो, देखो जरा आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर आप इसको ना आई कॉमन ले लोगे, ये आई स्क्वायर बन जाएगा ब्रैकेट में से, आई की जगह बच जाएगा 1, और ये बन जाएगा डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, ये बन जाएगी आपके पास वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, आई मिनिमा इज इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा आई माइनस में ट्वाइस ऑफ आई का स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, और इसकी पावर आपको लिखनी पड़ेगी 1 डिवाइडेड बाय 2। और ध्यान देना जो डेल्टा आई है वो आई से क्या है, मच लेस देन 1 है, यहां पे ये मेंशन किया हुआ है। अब आपने यहां पे ना बाइनोमियल थ्योरम लगानी है, जैसे ये होता है 1 प्लस एक्स, और एक्स क्या हो, मच लेस देन 1 हो। अगर डेल्टा आई आई से मच लेस देन 1 है, हम क्या लिखेंगे, एज डेल्टा आई इज मच लेस देन आई। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई इज मच लेस देन 1, सो वी कैन एक्सपेंड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। सो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब आप ना यहां पे यूज करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, आई एम की वैल्यू आपके पास ओवरऑल कितनी बन गई, यहां तक बनी थी ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा आई, क्या बनी थी ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा आई माइनस में, यहां पे वैल्यू बनती है ट्वाइस ऑफ आई, और ये बनता है 1 प्लस डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, और इसकी पावर क्या बनेगी माइनस में 1/2, माइनस में आया प्लस में, प्लस में आई है, क्या है वैल्यू, ये प्लस में। बाइनोमियल एक्सपेंशन का जब आप यूज करते हो यहां पे, अब लगाइए फिर बाइनोमियल थ्योरम, ये बनता है ट्वाइस ऑफ आई प्लस में क्या बनेगा डेल्टा आई माइनस में ट्वाइस ऑफ आई, ये बनेगा 1 प्लस
n की वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाती है, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n। अगर x की वैल्यू ना मच लेस देन 1 हो तो ये आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है, 1 प्लस एन एक्स। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 ऑफ डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, डिवाइड में 1 फैक्टोरियल प्लस n इंटू एन माइनस 1। तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1, और डिवाइड में आपने यूज करना है 2 फैक्टोरियल। और ये वैल्यू है जो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना आपने, इसका स्क्वायर कर देना है। तो फाइनली जो आई मिनिमा की वैल्यू आपके पास आएगी, क्या वैल्यू आएगी, ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा आई माइनस में ट्वाइस ऑफ आई। अब देखना जरा, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हो ये बनता है 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई। यहां पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी माइनस में 1/2, न्यूमरेटर में 2 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये 1/2 1/2 1/4 ये बन जाएगा 1/8। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा आई का स्क्वायर, या फिर आप इसको ओवरऑल ऐसे लिख दोगे ना, डेल्टा आई डिवाइडेड बाय आई, और टोटल का आप इसको ना स्क्वायर करके लिख दोगे। फर्दर अगर आप इसको प्रोसीड करते हो तो फर्दर आपको क्या आंसर मिलता है, ये बनेगा ट्वाइस ऑफ आई प्लस डेल्टा आई माइनस में 2i से ना डेनोमिनेटर का अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर, ये बनेगा माइनस में 2i, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, आई से आई कैंसिल, माइनस में डेल्टा आई। और फर्दर माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 1/8 को जब आप कैंसिल करते हो 2i को यहां पे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2i को जब मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 1/4, डेल्टा आई का आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, और डिवाइड में आपको लिखना पड़ेगा आई, स्टिल इज इक्वल टू। सो ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 2i से 2i कैंसिल, डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल, डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल। यहां पे आपके पास ये वैल्यू आएगी 1/4i, और इसका प्रोडक्ट है डेल्टा आई के स्क्वायर के साथ, डेल्टा आई का स्क्वायर है और डिवाइड में 1/4i है, डेल्टा आई का स्क्वायर है बाय में 4i है, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज दो स्लिट है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उनकी इंटेंसिटी है I और 4i। हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल द इंटेंसिटी। और ये आज की क्लास का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, है ना। आपको फाइनली क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा विल द डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें डायग्राम बनाना जरूरी है, क्या जरूरी है इसमें, डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाना पड़ेगा जैसे हमने पहले भी बनाया था। ये क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना ये, तो कुछ इस तरीके से आप इसको ना ड्रॉ कर सकते हो। ये दो सोर्स आपको गिवन है S1 और S2 से आप इनको क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, यहां पे क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, कैपिटल M से आप इसको डिनोट कर देते हो, और ये पॉइंट है P यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा से। हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, अब इस डिस्टेंस को वर्टिकल डिस्टेंस को मान लीजिए अगर आप ना y से डिनोट करते हो, तो यहां पे इंटेंसिटी भी इक्वल टू द एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अब इन्होंने क्या कहा है, जो P पॉइंट पे इंटेंसिटी है ना, जो y डिस्टेंस दूर है सेंट्रल मैक्सिमा से, वहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है, एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन, एवरेज इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पे हम ना अगर एवरेज कंसीडर करेंगे तो हम ना मैक्सिमा का एवरेज कंसीडर करेंगे, किसके साथ, मिनिमा के साथ। अब सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ना y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब P पॉइंट पे जो y डिस्टेंस दूर है, एवरेज वैल्यू अगर आप देखोगे, ये एक तो आपको ना मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, प्लस एक आपको ना मिनिमम वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेगी, और 2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे।
अब देखना जरा पी पॉइंट जो कि वाई डिस्टेंस दूर है वहां पे कितनी इंटेंसिटी एग्जिस्ट करती है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पे इंटेंसिटी, और ये बनेगा कोसाइन स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाई 2। ये सिंबल हम ना जो इससे 2 क्वेश्चन पहले था उसमें भी यूज कर चुके थे, इज इक्वल टू मैक्सिमा की इंटेंसिटी प्लस मिनिमा की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई 2। अब हमारा टारगेट है मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड आउट करना स्क्रीन पे 2 सोर्स के कंपैरिजन में। पहले सोर्स की इंटेंसिटी कितनी गिवन है, आई गिवन है, दूसरे सोर्स की इंटेंसिटी आपको 4 आई गिवन है। अब हमारा टारगेट क्या है, मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हमारा टारगेट है आई कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट करना और आई स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड आउट करना। तभी तो आप क्या कंसीडर करोगे, उनका एवरेज कंसीडर करोगे। अब आई मैक्सिमा के लिए, और आपको ना गिवन क्या है इसमें सिचुएशन, गिवन आपको क्या है, किन के लिए मैक्सिमम मिनिमम करना, i1 की वैल्यू आपको 4i गिवन है और i2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, i, जैसा हम यहां पे देख पा रहे हैं। पहले सोर्स की इंटेंसिटी 4i है और दूसरे की इंटेंसिटी क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ना मैक्सिमा की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो कैसे लिखोगे आप इनको, ये बन जाएगा i1 प्लस में क्या बन जाएगा i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट i1 i2, और ये बन जाएगा मैक्सिमा के लिए कोस फाई की वैल्यू आपको क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, मैक्सिमा कंसीडर करनी पड़ेगी मैक्सिमम, और जो होती है +1 के इक्वल। किसके इक्वल होती है, +1 के इक्वल। तो ये ओवरऑल आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2, और इसका आपको करना पड़ेगा स्क्वायर। इसका रीजन आप क्या दोगे, जो क्या लिखा हमने यहां पे, कोसाइन फाई, जो कोसाइन फाई की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू क्या होती है +1, स्टिल इज इक्वल टू। अब देखना जरा ध्यान से, अंडर रूट i1 को जब आप लिखोगे उसकी वैल्यू आपके पास सिंपल अंडर रूट i के इक्वल है, सॉरी अंडर रूट 4i के इक्वल है, और ऐसे ही i2 की वैल्यू जब लिखोगे उसकी वैल्यू i है तो अंडर रूट में i आ जाएगा। सो ओवरऑल जब आप इसको लिखते हो ये आपके पास बन जाएगा 3 टाइम्स अंडर रूट आई, और इसका कर दोगे स्क्वायर तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा 9 टाइम्स आई। मिनिमम के लिए आप करोगे सेम सिचुएशन गिवन है, i1 इज इक्वल टू 4i और i2 की वैल्यू कितनी गिवन है i। अब देखना जरा इसका मतलब, अगर आप मिनिमम की इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हो क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, i1 प्लस i2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट i1 i2 कोसाइन फाई, स्टिल इज इक्वल टू, इसको आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट i1 माइनस में अंडर रूट i1 का स्क्वायर i2 का, क्योंकि जो कोस फाई है, कोस फाई की अगर आप ना मिनिमम वैल्यू कंसीडर करोगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, जो मिनिमम की इंटेंसिटी है उसको आई स्मॉल एम से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो देखना जरा ध्यान से, i1 की वैल्यू कितनी गिवन आपको 4i लिख दीजिए माइनस में, और ये वैल्यू बनेगी i, और इसका आपको कर दोगे स्क्वायर डिफरेंस का, ये वैल्यू आपके पास कितनी बनती है, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट आई माइनस में अंडर रूट आई, तो ये बनेगा आपके पास ओवरऑल अंडर रूट आई, क्या बनेगा अंडर रूट आई, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आई आ जाएगा। तो मैक्सिमम की इंटेंसिटी आई है 9i और मिनिमम की इंटेंसिटी आई है स्मॉल आई। अब आपको क्या कंसीडर करना है, जो इंटेंसिटी है ना रिजल्टेंट इंटेंसिटी वो किसके इक्वल है, एवरेज के, किसके एवरेज के, मैक्सिमा की इंटेंसिटी के और मिनिमा की इंटेंसिटी के। मैक्सिमा की इंटेंसिटी है 9i, मिनिमा की इंटेंसिटी है i, इन दोनों का एवरेज कंसीडर कर लो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी, 10i डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5i। रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी आएगी हमारे पास 5i। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या एग्जिस्ट करता है वो हमने लिखा था। नाउ अब देखना जरा, इक्वेशन 1 में जब आप इसका ना यूज करते हो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई नोट कोसाइन स्क्वायर, कैसे लिखोगे इसको, आई नोट कोसाइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, और इनका एवरेज हमने फाइंड आउट कर ही लिया, तो ये वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगी, 5 टाइम्स आई की वैल्यू प्रोवाइड करेगी। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो इसका मतलब क्या हुआ,
ये वैल्यू हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब हमने ना आई नोट की वैल्यू लिखनी है। आई नोट क्या होता है? अब इसको इक्वेशन 2 मान लो। एज अगर आप ना आई नोट की बात करते हो, आई नोट तो किसको रिप्रेजेंट करता है? आई नोट किसको रिप्रेजेंट करता है बताना शाबाश। आई नोट किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? या फिर आई एम भी आप उसको लिख सकते हो। आई नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आई है? आई। इसके ब्रैकेट में लिख लेना मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी आई है। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 क्या कंक्लूड करके देगी हमको? इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ना आई नोट की वैल्यू यहां पे पुट कर दोगे, आई नोट की वैल्यू आपके पास है 9 टाइम्स आई, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कोसाइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स आई लिख दो। आप यहां पे क्या लिख दोगे? 5 टाइम्स आई। इसका मतलब क्या हुआ? कोसाइन स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाई 2 उसकी वैल्यू आपको क्या प्रोवाइड करेगी? 5 डिवाइडेड बाई 9। और अगर आप यहां से ना सिर्फ कोसाइन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट। आप इसको ना अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 10 अप्रोक्सीमेटली लिख दोगे इसको 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। अब कोसाइन फंक्शन में इसका मतलब क्या हुआ? 5 डिवाइडेड बाई 2 आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा? पाई बाई 4। इसका मतलब क्या हुआ? 5 की वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 90 डिग्री। कितनी मिलती है आपको? 90 डिग्री। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको ना क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? अब ये भी देख लीजिए, हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? वाई की वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब देखना जरा, नाउ अब आपने यहां से ना फेस डिफरेंस की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, वेवलेंथ की वैल्यू भी हम फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे? डेल्टा लैम्बडा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? लैम्बडा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा लैम्बडा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ पाई, और पाई बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दोगे। ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा लैम्बडा डिवाइडेड बाई 4। अब आपको ये वैल्यू पता चल गई है, वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और इसमें ना फ्रिंज विड्थ की वैल्यू गिवन आपको, इंटेंसिटी हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम विल द इंटेंसिटी बी इक्वल टू द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, बस आपको ना वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ओवरऑल। सो वाई की वैल्यू आप बताओ फिर कैसे कंक्लूड करोगे? यहां से वाई की वैल्यू निकालना क्या आसान है? पाथ डिफरेंस की वैल्यू, पाथ डिफरेंस की वैल्यू फ्रिंज विड्थ ना बीटा की टर्म्स में ही हम इवेल्युएट कर पाएंगे। फाइनली अगर मैं यहां लिखूं आंसर, क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हाउ फार फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। अब आपके पास एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। जो y का आपके पास है ना फॉर्मूला आता, अभी तक तो हमने ना फाई डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट किया, y इज इक्वल टू, वही तो आपको फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल मैक्सिमा से वो कितना दूर होगा। y का फॉर्मूला डेल्टा लैम्बडा की टर्म्स में एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है बताओ शाबाश? फेस डिफरेंस आ गया, उससे हमने पाथ डिफरेंस भी निकाल लिया। डेल्टा लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इज इक्वल टू डेल्टा लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा डिवाइडेड बाय 4, लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय 4 डी। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? बीटा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगी।
क्योंकि फ्रिंज विड्थ बीटा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। सो इस तरीके से आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है, लास्ट तक आपने इसको जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। नेक्स्ट क्लास में हम ना डायफ्रैक्शन पे बेस्ड और पोलराइजेशन पे बेस्ड पी बाई क्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।